नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आज की सबसे बड़ी खबर वाइब्रेंट गुजरात समिट, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि उन पर लगातार हाइप करने के आरोप लगते हैं। आज उस पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो इसलिए हाइप करते हैं ताकि उनकी सरकार अच्छा काम करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहे, विवश रहे। हालांकि प्रधानमंत्री की इस दलील को विपक्ष सिरे से खारिज कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में हाइप करने से विकास होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मोदी हर चीज को इस हाइप पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन ये हाइप सरकार को भी दौड़ने के लिए मजबूर करती है, अपने आप को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। ये मोमेंटम अपने आप में खुद को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने जिस हाइप शब्द का इस्तेमाल किया है उसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। आम बोलचाल में इसे बेवजह माहौल बनाना भी कहा जाता है और इसका नकारात्मक अर्थ में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की माने तो इस हाइप में सकारात्मक गुण भी हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि मोदी हर चीज को इस हाइप पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन ये हाइप सरकार को भी दौड़ने के लिए मजबूर करती है, अपने आप को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। ये मोमेंटम अपने आप में खुद को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसके पीछे इस हाइप का भी हाथ है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि वो तो बस हाइप क्रिएट करते हैं, काम कुछ भी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज देश एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है जिसका आभास लगातार होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत बुरी है। जिस मेक इन इंडिया के बारे में बात करें उसकी हालत बुरी है। दुनिया के नक्शे पर पेट्रोल के दाम आज $50 पर बैरल है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज भी 65 रुपए के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। कौन सा वादा पूरा किया है? क्या देश के अंदर महंगाई कम हो गई? क्या खाने पीने की चीजें, खाने पीने की अशिया, उनकी कीमतें घटी हैं या बढ़ी हैं? क्या काला धन एक पैसा भी वापस आया है? क्या देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? काम करने के लिए बेवजह माहौल बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब पीएम ने भी मान लिया है कि उनकी सरकार बस हवा बनाती है, काम नहीं करती है। विपक्ष के मुताबिक वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के जरिए भी प्रधानमंत्री मोदी बस माहौल बना रहे हैं, लेकिन उद्योग जगत की राय कुछ और है। मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव है। मैंने नहीं देखे हैं लोग जो नेगेटिव है इसके बारे में। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है, टेक स्टेप्स ले रही है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सब समझते हैं कि इंडिया की जो रिसर्जेंस है ये एक साल में नहीं होगी, मगर डायरेक्शन करेक्ट है, नीति करेक्ट है। उद्योग जगत प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों की तो तारीफ कर रहा है, लेकिन वो भी मान रहा है कि अभी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने भव्य आयोजनों और बड़ी बड़ी बातों को जायज बताने के साथ साथ सबको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वी आर ड्रीमिंग बिग एंड आवर ड्रीम्स आर न्यूमरस। आवर ड्रीम्स कैन बिकम द सीड्स of your growth। तो प्रधानमंत्री के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या वाकई में हाइप करने से मोमेंटम बनता है, सरकार अच्छा काम करने को विवश होती है और विकास दिखाई देता है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सचिव डॉक्टर अनिल जैन साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू से राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल संदेश से शिव शक्ति बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जैन, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही, क्या वाकई में हाइप यानी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से, एक माहौल बनाने से विकास की दिशा प्रशस्त होती है? देखिए, आप हाइप शब्द को या तो अपने हिसाब से लगा रही हैं, प्रधानमंत्री ने उसको एक्सप्लेन भी किया है। साथ साथ प्रधानमंत्री का या तो पूरा वक्तव्य कोट करिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरह की हाइप बनाने से, हाइप का अर्थ है अपने सेल्फ
अपने ऊपर एक तरह से इम्पोज करना कि भाई ये काम हमने तय किया है, इसको करना है, समय सीमा में करना है, ये हाइप का मतलब उन्होंने दिया है। और उन्होंने इस बात को अपने अगले 2, 3, 4 लाइनों में स्पष्ट भी किया है। और निश्चित रूप से किसी बड़ी चीज के लिए, बड़े कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए अगर ये हाइप बनानी होती है तभी देश, दुनिया और सरकार समझती है, चलती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये प्रेरित करने वाली बात है। आप कह रहे हैं हाइप जो उन्होंने कहा है, ये शब्द का इस्तेमाल दरअसल एक पॉजिटिव सेंस में किया गया है और ये प्रेरणा देता है। संजय झा, फिर आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसको एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये हाइप जो है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि उनकी अपनी सरकार पर दबाव पड़े कि वो अच्छा काम करे, मोमेंटम बना रहे। दिक्कत क्या है इसमें? नेहा जी देखिए, हमारे देश में बहुत गंभीर मसले हैं, समस्याएं हैं। चमक दमक से कोई चमत्कार नहीं होता है और इनको मैं बताना चाहूंगा कि यदि हाइप से यदि आपको समाधान मिलेगा तो मोदी जी को, उनके हाथ में तो जादू की छड़ी है। आपको मैं एक मामूली उदाहरण देना चाहूंगा। काला धन भी इनका हाइप था, उसी विश्वास पे आम आदमी ने इनको वोट दिया। इनको मोदी जी ने बताया कि सब राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी काला धन ले आके भारत का भविष्य बदल देगी। और आज उसको हाइप ही नहीं तो और क्या है। आज ये लोग यूटर्न सरकार इसीलिए है। देखिए ये सरकार जो है, आप इसको यदि देखिएगा तो इनके आंकड़े देखिए। चाहे आज यदि विदेश में तेल का दाम इतना कम हो चुका है, लेकिन भारत का आम आदमी आज भी बहुत पैसे दे रहा है हर 1 लीटर, चाहे वो पेट्रोल हो, केरोसिन हो या एलपीजी हो। दूसरी बात, आप विकास को देखिए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां तो सबका विनाश हो रहा है। अब आप देखिएगा कि विकास के हर पैरामीटर को आप लीजिए, चाहे कृषि लीजिए, उद्योग लीजिए, हर तरफ कहीं न कहीं आपको लगेगा कि और देश का सारे संकट है हमारे सामने, तो इनकी काला धन एक काले दिन तक पहुंच गए हैं हम लोग। देखिए 1 मिनट, मोदी जी को एलके अडवाणी ने ही खुद उनको इवेंट मैनेजर बताया था। और आज भी वाइब्रेंट गुजरात को यदि मेरे पास सारे फिगर्स हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इतना हाइप करके ये बोलते हैं वाइब्रेंट गुजरात, अच्छा इवेंट मैनेजर होना भी जरूरी है। अच्छा संजय, मैं जाऊंगी आगे, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बताइए संजय, आप सब कुछ नेगेटिव देख रहे हैं और आप कह रहे हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं, लेकिन जो राजनेता है, जो उद्योगपति हैं, ठीक है 1 मिनट अनिल जी, आप अपनी बात कह चुके, लेकिन जो उद्योगपति हैं जो समिट का हिस्सा थे उसमें से ज्यादातर कह रहे हैं कि यहाँ नीति तो है, यहां दिशा तो है, ठीक है काम करके दिखाना पड़ेगा इस सरकार को, लेकिन नीति और दिशा तो दिखाई दे रही है। और आपकी सरकार के दौरान इन्हीं चीजों की कमियां गिनाई जाती थी। देखिए मैं आपको फिर से नेहा जी ये बताना चाहूंगा, देखिए ये सरकार जो है ये स्लोगन और ये ब्रांड और ये मार्केटिंग की सरकार है। अच्छा। इन्होंने कुछ भी चीज जो अनाउंस किया था, वाइब्रेंट गुजरात का आप एक नमूना लीजिए। वाइब्रेंट गुजरात 2009-2011 में इन्होंने 3,875 और 8,330 एमओयू की बात की थी। 3% और 1% उसका एक सक्सेस हुआ है। सफलता 3% और 1%, यह मजाक है देश के साथ। मैं समझता हूं ये सरकार जो है अंत में देश के साथ, मैं समझता हूं ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ी बातों और भव्य आयोजनों की सरकार है, ये काम नहीं करती है। शिव शक्ति बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं कमल संदेश से। शिव शक्ति बख्शी साहब, संजय झा कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भव्य आयोजन, ग्रैंड शोज आप लोग करते हैं, बड़ा इवेंट बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल है, हवा है, नीचे काम कुछ नहीं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक राजनेता ही नहीं, इस देश में इन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई है। और इनको जो इतना भारी जनसमर्थन मिला है, इसका कारण है कि ये सपने देख सकते हैं। देखिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ा साहस का कार्य है कि आप सपने देखने का साहस करते हैं और उस सपने के साथ इस देश की जनता को जोड़ रहे हैं। देश विदेश में जो इनको भारी जनसमर्थन मिल रहा है, आखिर इससे जो है कांग्रेस और ये जो संजय झा जैसे लोग हैं, इनके पांव तले जमीन खिसक रही है। अब ये इसमें नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए जितना भी उद्योग जगत है उसका भारी जनसमर्थन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कार्यक्रम है उसके साथ है। देश विदेश के लोगों और इस देश में भी अभी जितने भी चुनाव हुए, सारा जनसमर्थन आज किसके साथ गया? भारतीय जनता पार्टी के साथ गई। कांग्रेस दिनों दिन
पीछे हटते जा रही है और इसका अस्तित्व भी लगभग समाप्त हो रहा है। इसलिए क्योंकि इस देश का जो युवा है ये एस्पिरेशनल यूथ है और ये एस्पिरेशनल यूथ जो है आज उसके साथ वो देख रहा है कि उसके सपने आज साकार हो सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आप कह रहे हैं घबराहट है कांग्रेस पार्टी की जो वो सवाल उठा रही है, जो वो सवाल उठा रही है। जब तक नहीं करेंगे, जब तक एक माहौल नहीं बनाएंगे इस देश में, एक वातावरण को तैयार नहीं करेंगे, युवा लोगों के लिए कितनी नौकरी शुरू किया है सरकार ने, यहाँ पे नीति नियम नहीं बनाएंगे, तब तक यह देश आने वाला क्या दो अलग अलग चीजें नहीं है ये शिव शक्ति बख्शी साहब? एक तरफ नीति नियम बनाना और दूसरी तरफ माहौल खड़ा करना, सवाल यही है। लेकिन जो आपने बात कही मैं उसको आगे ले जाना चाहूंगी। एक मिनट, शिव शक्ति जी कह दी आपने अपनी बात, ठीक है, आपने कह दी सर, कह दी, उनको गिनाइएगा आप आगे प्रोग्राम में। आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी मेरे साथ मौजूद है। राहुल जी, 6-7 महीने के बीजेपी की तरफ से शिव शक्ति बख्शी साहब ये कह रहे हैं, ये सरकार बहुत ही बख्शी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? कर रही है, पूरे कार्य संस्कृति में बदलाव आया है और आने वाले दिनों में नतीजा भी दिखेगा। मुझे लग रहा है अब तक मेरा ऑडियो नहीं जा रहा है। चलिए, आपने अपनी बात बहुत उत्साह के साथ रखी है, आगे भी वक्त दूंगी मैं आपको। लेकिन हमारे साथ राहुल मेहरा मौजूद है आम आदमी पार्टी से। राहुल जी, बीजेपी का ये कहना है कि ये हताशा से भरे स्वर हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, जो विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, क्योंकि अगर आप माहौल नहीं बनाएंगे, एक उम्मीद की किरण नहीं जगाएंगे, तो वो जो विदेशी है वो क्यों आकर मेक इन इंडिया में भरोसा करेंगे? और ये जो हाइप है ये दरअसल सरकार को एक तरह से मजबूर भी करता है कि जो उसने बड़ी बड़ी बातें की हैं वो उससे पूरा करे। शायद आज वही कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, एक माहौल बनाने की पूरी जद्दोजहद चल रही है, कोशिश चल रही है। कुछ हद तक वहां पर उनको सफलता भी मिली है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां जहां वो गए। लेकिन मैं आपके सामने पुख्ता सवाल रखना चाहता हूं और कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे समझ आएगा कि ये वाइब्रेंट गुजरात और ये जो हाइप है ये असल में क्या मायने क्या रखती है ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहली चीज, हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, और बहुत ही अच्छा एक कैंपेन है, बहुत ही अच्छा पीआर एक कैंपेन है। ये दिखता अच्छा है, डिजाइन अच्छा है और बिकता अच्छा है, लेकिन ये बना कहां पर? आप मेक इन इंडिया बोलते हैं और जो डिजाइन जो बना है शेर वाला और ये सारा, ये जो है ये वीडन एंड केनेडी एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने बनाया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन गुजरात में है, उसने क्यों नहीं बनाया? अगर हम डिजाइन ही आउटसोर्स कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया का तो वहीं से जो शुरुआत ही है वो गलत है। नंबर 2, आप वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात जो है, अगर आप देखें इंडिया में पहले 5 जो राज्य हैं उसमें 5वां आता है गुजरात, जो एफडीआई फ्लोज इनफ्लोज हैं। सबसे पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा कर्नाटका, चौथा तमिलनाडु और 5वां है गुजरात। तो वाइब्रेंट इंडिया जो है वो गुजरात से शुरू नहीं होता, वाइब्रेंट इंडिया महाराष्ट्र और दिल्ली से शुरू होता है। नंबर 3, अगर आप देखें जीडीपी जो है वो आंकड़े अगर आप देखेंगे 5.7%, 5.7 थी, अब 5.3 तक गिर गई Q2 से Q3 में, जो अभी आप देख रहे हैं। तो हाँ, एड कैंपेन तो बहुत अच्छा चला, एडवर्टाइजिंग बजट बहुत बड़ा, वहां उसकी फील गुड फैक्टर आया, लेकिन इकोनॉमी में 6-7 महीने हो गए, कुछ नहीं आया। आम आदमी पार्टी 49 दिन के लिए थी, जब पार्टी अभी आई भी नहीं थी तो आप लोग उसके ऊपर गाज गिरा रहे थे, एक मिनट का हिसाब मांग रहे थे। 6.5-7 महीने हो गए और आप ये बोलते हैं कि अभी और समय दीजिए। जब हम बात करते हैं ऐसी तो आप बोलते हैं और समय देना चाहिए। ये 5 साल की सरकार है, लेकिन हम 7 महीने बाद बात कर रहे हैं, तो जो आज तक के आंकड़े हैं मैं तो उसी पे ठीक है। चलिए, 3 अहम बातें आपने रखी हैं राहुल जी, 3 अहम बातें आपने रखी हैं। आपकी इस बात पर अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगी, मुझे माफ कीजिएगा। राजीव रंजन जी, सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार सिर्फ हाइप क्रिएट कर रही है या फिर काम भी कर रही है? अब देखिए, कमोबेश जब प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकारा है तो हाइप शब्द को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का यह जो देश है आज औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के 12वें पायदान पर खड़ा है और हम दुनिया के दूसरे नंबर के फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर हमारी पहचान है। तो हमारी जो कमियां हैं, कमोबेश एक बड़े मैंडेट के साथ जब नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने का अवसर मिला तो देश की अपेक्षाएं थी कि अगर श्रम कानूनों को बेहतर बनाया जा सके, जो नीतियों के निर्धारण में और उनमें परिवर्तन की जो संभावनाएं हैं उनकी गति बढ़ाई जा सके,
जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं उनको दूर किया जा सके, और साथ ही साथ जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना की बुरी स्थिति है, उसको बदलने के लिए एक दीर्घकालीन रणनीति बने। मुझे लगता है ये एक ऐसी ये इस तरह की चीजें अगर कमोबेश अगर हो पाती तो उसके संकेत कहीं ना कहीं दिखते, लेकिन उस दिशा में कोई कोशिश नहीं हो रही है, जिसका दुष्परिणाम भी सामने दिख रहा है कि यूपीए की सरकार के आखिरी दौर में 2013 के अक्टूबर महीने में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो घट करके, ठीक एक सैंपल के तौर पर अक्टूबर महीना पिछले 2014 का निकाला गया, जिसमें वो घट करके 4.2% वो उसमें डिक्रीज उसमें रिकॉर्ड किया गया। तो मेरा ये मानना है कि हाइप शब्द को बगैर दूरा मैं ये कह सकता हूं कि जितनी लंबी चौड़ी बातें हम कह रहे हैं उस दिशा में ईमानदार कोशिशें नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपने बताया, इसको मैं आगे ले जाना चाहूंगी। राहुल मेहरा जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत ठीक है, उस पर हम आगे आएंगे कि करके आप सबने अहम बातें रखी हैं, लेकिन विजय, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मैंडेट के चलते, बहुमत के चलते बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और पहले दिन से मेरी सरकार काम कर रही है। नहीं, उम्मीदें तो हैं, इतनी उम्मीदों के बल पर ही सरकार सत्ता में आई है और ये उम्मीदें बहुत सारी मोदी जी ने चुनाव भाषणों के दौरान खुद जगाई हैं। और अब हो ये रहा है कि हाइप हो चाहे ना हो, लोगों के काम होने चाहिए। लोग यही उम्मीद करते हैं कि अंततः उनको आउटपुट से मतलब होता है। लेकिन पिछले 15 सालों का अगर हम इतिहास देखें, चाहे उसमें वाजपेयी जी की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह की, वहां पर उनके काम की या अपने काम की अपनी उपलब्धियों का इतना चढ़कर ढोल बजाना ना वाजपेयी सरकार करती थी, ना मनमोहन सरकार करती थी, ना उस समय का बीजेपी संगठन करता था, ना उस समय का कांग्रेस संगठन करता था। इस सरकार का स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है। मोदी हमेशा एक बड़ी चीजें लेकर चलते हैं, वो कि बिग इवेंट, बड़ा बड़ा चीजें रखना, तो उस हिसाब से और एक योजना को वो खुद दोहराते हैं, उनके पूरे मंत्री दोहराते हैं, उनके संगठन के लोग दोहराते हैं। तो इस कारण भी बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे कि हाइप क्रिएट किया जा रहा हो। हमारे साथ बीजेपी के डॉक्टर अनिल जैन है। डॉक्टर जैन, आपने सबको सुना, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कमियां गिनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, मेक इन इंडिया, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप अगर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की बात करें तो गुजरात 5वें नंबर पर आ रहा है एफडीआई के मामले में। आप एडवर्टाइजमेंट से एक बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, मैंने अभी विजय विद्रोही जी की बात सुनी और राजीव रंजन जी की बात सुनी। राजीव जी ने जो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हो सकते हैं उन सब पर सरकार को काम करना चाहिए, ये इन्होंने वाजिब बात कही और सरकार उस दिशा में बिल्कुल गंभीर है। और दिशा के ये इसका परिणाम ये होता है कि अगर देश के उद्योगपति इस विषय में अपने सारे के सारे उद्योगपति एक तरह की दिशा बताते हैं कि नीति ठीक है, दिशा ठीक है, इन चीजों की पिछले 10 साल की गड़बड़ियों को ठीक करने में 7 महीने बहुत छोटा समय है, फिर भी देश में अलग तरह की नई तरह की योजनाएं लागू हुई है। ये छोटी बात नहीं है। आप लोगों को 10 करोड़ लोगों के घर बैंक में खाते खुल जाना, आजादी के बाद जो बहुत पहले हो जाना लेकिन अनिल साहब, इस पर ये जवाब मिल रहा है कि जिन पर आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, चाहे वो काले धन का मुद्दा हो, चाहे वो काले धन का मुद्दा हो, चाहे वो और तमाम वादे हों, उन पर आप खरे नहीं उतर पाए हैं। अनिल साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से। अनिल जी, सवाल ये, राहुल मेहरा कह रहे हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका लोगो भी आपने विदेश से बनवाया है। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। राहुल मेहरा जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। अगर हो सकता है लोगों विदेश की कोई कंपनी देश में काम कर रही है। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया में बने, जो भी चीज बन रही है वो इंडिया में बने। और अगर बाहर के लोग भी आकर, हम बाहर के लोगों को भी इन्वाइट कर रहे हैं, बाहर के लोगों को भी आकर इन्वाइट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आकर बनाए, तो मेक इन इंडिया कह रहे हैं। मेक इन इंडिया का अर्थ है हिंदुस्तान में बने, और हिंदुस्तान में दुनिया के लोगों को जब इनवाइट करेंगे तो आकर हिंदुस्तान में कारोबार शुरू करेंगे, एफडीआई लाएंगे, विभिन्न चीजों में अपना योगदान। संजय झा साहब, दिक्कत क्या है इसमें? हिंदुस्तान में लोगों को इनवाइट करेंगे, एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाएंगे, फिर आगे काम करेंगे, तो इनकी समझदारी की बात है। संजय झा, देखिए नेहा जी, देखिए अब मोदी जी को हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। वो जानते हैं कि उनके सरकार पर विपक्षी दल नहीं, आम आदमी ये प्रश्न पूछ रहा है
ये हाइप क्यों हो रहा है आपका, अंत में जमीन पर आपने क्या परिवर्तन लाया है। तब ये देखिए, ये एक उनकी रणनीति है। अब वो हाइप को भी वो सोचते हैं, उसको भी मैं उपलब्धि के जैसा पैकेज बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि हाइप करे तो देश का सारा देश का प्रदर्शन बह जाएगा। देखिए मैं आपको उदाहरण राहुल मेहरा जी उदाहरण एक मिनट दीजिएगा। राहुल मेहरा कह सकते हैं, संजय झा राहुल मेहरा कह सकते हैं, क्योंकि 10 साल तक उनकी नहीं कांग्रेस की सरकार थी। और जो बात वहां से अनिल जी कह रहे हैं उसको भी आप सुन लीजिए। हमले तो हो रहे हैं, आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल ये है कि निराशा का माहौल बनाने के पीछे कौन जिम्मेदार है? 10 साल तक आपकी सरकार है। अगर आज भी जीएसटी अटका हुआ है, अगर लैंड एक्विजिशन पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, तो क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और 500 फॉर्च्यून कंपनीज को बुलाकर देश में समागम। अनिल जी पूछ लिया मैंने सवाल, मैंने जवाब दे दिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चिदम्बरम जी का आज लेख जो आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जरा जैन साहब को बोलिए जरा पढ़ने के लिए। और अरुण जेटली या नरेंद्र मोदी को कोई जवाब देना है तो उसका लेख, प्रश्न, उसका जवाब जो देना है खुलेआम दीजिए, हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। देश को आप लोगों ने जिस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, आज अभी यहाँ पर बात करिए जाएंगे, आप भाई यहाँ पर बात करिए, आप उसका जवाब दीजिए। और आपको एक प्रश्न है संजय झा साहब, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उन पे सवाल उठाते हैं बीजेपी पे। मैं राहुल मेहरा जी को उधर लेकर आना चाहूंगी। राहुल, जब भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठते हैं बीजेपी पर, तो बीजेपी के पास एक जवाब होता है। बीजेपी कहती है 10 साल से आपका प्रदर्शन कैसा रहा, आपने जो गड्ढे किए उन्हें भरने में वक्त लगेगा। और जब कांग्रेस के पास ये सवाल लेकर जाओ तो कांग्रेस कभी उसका जवाब नहीं देती। संजय, मैंने आपको मौका दिया, उस वक्त आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे राहुल जी के पास जाना होगा। हमारे पास राहुल जी, एक मिनट, नेहा जी, यह आरोप गलत है। देखिए नेहा जी पहले तो जवाब मेरे से कभी कभार प्रश्न पूछती हैं, उत्तर देने का मौका नहीं मिलता। इनको बोलिए जरा चुप रहे। 8.4 मिली थी आपको। अच्छा ठीक है, आप लोग तू मैं बोलिए जरा, मुझे भी थोड़ा मौका दे दें। जी राहुल बोलिए। नेहा जी, आप इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन फिर मापदंड आप बिल्कुल एक जैसे रखिए ना। जब आम आदमी सरकार बनती है दिल्ली में, तो 15 साल का जो कांग्रेस ने तांडव नृत्य करके रखा था दिल्ली में, उसको हमने 49 दिन में बिल्कुल सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया था, करप्शन खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट। लेकिन वो आप मानती हैं कि वो कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी 7 महीने में कुछ नहीं कर पाई, 10 साल की गलतियों की वजह से उसको आप अगला और 4 साल देना चाह रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, देखिए आंकड़ों पर बात करते हैं। अच्छा एक मिनट, ये दिल्ली की सियासत यहाँ डिस्कस नहीं हो रही है, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। जी राहुल बोलिए। एक सेकेंड, अभी आप रुकिए। देखिए वाइब्रेंट गुजरात समिट जो पिछले साल हुआ, उसमें मोदी जी तब वहां चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बोला कि हमारे को उद्योगपतियों ने $180 बिलियन की जो कमिटमेंट है प्लेज करी है। हाँ। और आई कितनी अगले साल? $9 बिलियन। तो क्या हम माने कि मोदी जी जो भी बोलते हैं उसमें 95% जो है वो निकाल दिया जाए और 5% ही सच होता है? वो मोदी जी को जवाब देना है। दूसरी चीज, अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इस बात को आप आगे कहने मोदी जी का जो है अनिल जी, सबको अपनी बात कहने का हक है। सर मैं आऊंगी आपके पास, वो अपनी बात रखें, आप भी अपनी बात रखिएगा। चुप रहे। जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में टोक रहा था। ठीक है राहुल, संक्षेप में रखिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो बीजेपी और मोदी जी का, वो प्रिय है। अब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 1% जो है वो उनकी ग्रोथ रेट है, तो बीजेपी क्या बातें करेगी? तीसरी चीज आप ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, 49 दिन में हमने जो सेंटिमेंट क्रिएट किया लाइसेंसिंग का, और हमने जो ये जो फॉर्म्स हैं AR1 हटा दिया और T2 जो है वो हमने उसको डिसबैंड करने की प्रक्रिया शुरू करी। उससे हमने क्या किया? राहुल, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से सीखे बीजेपी, वैसे ये दिल्ली की सियासत पे हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप रखें अपनी बात। सरकार के एक्सपेरिमेंट से एक मिनट, आप लोग हर बार क्यों आरोप प्रत्यारोप के फेरे में पड़ जाते हैं? हम बात कर रहे हैं विकास होगा या नहीं होगा, हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली की सियासत से लेकर हर तरफ। मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। राहुल आप रखिए अपनी बात, मुझे इसका काउंटर भी लेना होगा और खत्म करने का। राहुल आपने अपनी बात रखी, मुझे मौका दीजिए 10 सेकंड। ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट रखिए अपना, 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए। डॉक्टर अनिल जैन, मैं आपके पास आऊंगी। सर आप दोनों साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं होगी। आखिरी पॉइंट रख रहे हैं। जी जल्दी। हम इनके पास ट्रेड और इकोनॉमी, इनके पास ट्रेड और इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। कुछ भी बोलेंगे लोग जैसे दिल्ली का मौसम है, फॉग में, धुंध में सब कुछ मिट गया है, इनकी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी है ही नहीं। और ये मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम ऑर्डिनेंस वाली सरकार रह गई है।
मिनिमम गवर्नेंस कर रहे हैं। जैन साहब, ये आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के जरिए चल रही है सरकार। जैन साहब, मैं जवाब देता हूं, नेहा जी, मैं इसका बहुत माकूल जवाब देता हूं आपको। जो ये बात कह रहे हैं कि मिनिमल मैक्सिमम ऑर्डिनेंस, देश का लोकतंत्र, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला है, लोकसभा में पास होने के बाद ऑर्डिनेंस को रोकने का इन्होंने नाजायज तरीका राज्यसभा में अपनाया। विपक्षी दलों ने जब लोकसभा में नहीं रोक पाए तो राज्यसभा में चलने कौन से बिल है बता दीजिए। रोकने का नाजायज तरीका नो ऑर्डिनेंस निकाले हैं, गलत बयानी मत कीजिए। जैन साहब पढ़ के आइए, जो नो ऑर्डिनेंस निकाले हैं उनमें से कितने बिल हैं जो लोकसभा में आपने रखे हैं? अगर ये नहीं होने देंगे तो ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे। देश की प्रगति को रोका नहीं जा सकता, देश की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। संसद को तो पवित्र चीज है, उसके नाम पर तो झूठ मत बोलिए जैन साहब। देश के विकास के लिए नो ऑर्डिनेंस में से जाएंगे। कौन से नो ऑर्डिनेंस में से कौन सी ऑर्डिनेंस है जो आपके लोकसभा में रखे? बताइए कौन कौन से रखे जो राज्यसभा में नहीं रखा है? बताइए आप। भूमि अधिग्रहण बिल रखा? नहीं रखा। प्रवासी भारतीयों वाला रखा? कहीं भी नहीं रखा। दोनों सदनों में से कहीं नहीं रखा। बताइए ना। रखा। ऐसा तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। शिव शक्ति बख्शी साहब, सवाल यहां पर यह है, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट सामने आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें 189 देशों में भारत का स्थान 142 है। तो क्या हाइप करने से भारत की स्थिति सुधरेगी? नहीं, 42 में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर भी यदि आप देखें तो भारत की स्थिति सुधरनी शुरू हो गई है। अभी क्या है कि पिछले जो 5-10 वर्षों का शासनकाल रहा उसके कारण भारत की स्थिति खराब हुई थी। लेकिन अभी मैं एक विषय पर आऊंगा जिस पर कि लगातार यहाँ बहस हो रही थी कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात को आप लगातार जोड़ रहे थे कि एफडीआई कितना है गुजरात में, गुजरात 5वें स्थान में है। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो आता है और एफडीआई का इनफ्लो, इसको इस तरीके से हम नहीं देख सकते क्योंकि इस देश की अधिकतर कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड है मुंबई में, इसलिए महाराष्ट्र हमेशा आगे रहता है और दूसरे राज्य उसके जो कैपिटल है, अब दिल्ली उसके बाद नंबर 2 पे आता है क्योंकि बीएसई यहाँ पर है, सेंसेक्स वहां पर है। तो अधिकतर कंपनियां चूंकि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, भले ही इन्वेस्टमेंट आकर बिहार में जा रहा हो लेकिन आपको बुक में दिखेगा महाराष्ट्र में। अच्छा। तो आप क्या है कि बहस को गलत दिशा मत दिया कीजिए। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जो विभिन्न जो आयाम है इसको बिना समझे बख्शी साहब, जिसे आप सही दिशा बता रहे हैं उससे खैर 2 पैनलिस्ट सहमत नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद में आऊंगी। मुझे आपसे एक और चीज जाननी है, मुझे आपसे ये जानना है कि ये आप बताइए, इस फेर में मत पड़िए। सहमत नहीं होंगे, ठीक है, पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 10 वर्षों में। लेकिन शिव शक्ति बख्शी साहब, नैतिक अधिकार नहीं बनता। ठीक है, नहीं उस पर जवाब नहीं देते हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं। मैं मानती हूँ उस पर कांग्रेस जवाब नहीं देती है, लेकिन बात यह है ना कि अब आप लोगों की सरकार सत्ता में है। एक मिनट शिव शक्ति बख्शी साहब, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए आप। नहीं, वो ऑर्डिनेंस को छोड़ दीजिए, अभी आप बहस कहीं और नहीं जाएंगे। पूरी तरह बोलने दीजिए, जो आप आरोप बोलिए लग रहे हैं, सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। जो ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अध्यादेश की बात हो रही है। बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर, बख्शी साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आप निवेशकों को अगर देश में बुला रहे हैं, आप उन्हें देंगे क्या? जीएसटी पर मामला अब भी अटका हुआ है, वो आप इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाए संसद में। लैंड एक्विजिशन क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी उस पर मामला फंसा हुआ है। टैक्स रिजीम, इसका सरलीकरण अभी बचा हुआ है। तो ये वो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जिनकी उम्मीद है, ये कब होगा? सवाल ये है। आप मुझे जवाब दिए। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि जीएसटी के मुद्दे पर आप मुझे जवाब देने दीजिएगा थोड़ा। पहली बार यहां पर हुआ है कि जीएसटी के मुद्दे पर पूरे राज्यों से बात करके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कंसेंसस पैदा किया। एक क्रांतिकारी कदम है, ऐतिहासिक घटना इस देश में होने जा रही है। अभी जो ऑर्डिनेंस की बात हुई, आपको पता होना चाहिए पिछले संसद के सत्र में लाख डिसरप्शन के बावजूद भी 11 विधेयक पारित किए गए हैं। अभी 9 ऑर्डिनेंस तो आए हैं लेकिन 11 विधेयक पारित हुए हैं। और ये जो वर्क रेशियो है अभी तक का सबसे अच्छा जा रहा है संसद में, केवल राज्यसभा में डिसरप्शन हुआ। ये तो विपक्ष को जवाब देना चाहिए कि राज्यसभा में आप विरोध करते हो, लोकसभा में चुप हो जाते हो।
अच्छा ठीक है, चलिए तो मैं राजीव रंजन जी के पास चली जाती हूँ। ठीक है, मैं गेंद वहीं पर डालती हूँ फिर। राजीव रंजन जी, सवाल यहाँ पर ये है, राजीव रंजन जी सवाल मेरा आपसे ये है कि तो क्या ये सारे जो कदम जिसको सरकार ने, जैसे प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लेकर के आना, इसके अलावा जितने भी ईजीओएम्स और जीओएम्स बनाए गए थे उन सबको खत्म करना, एफडीआई का कैप डिफेंस में, इंश्योरेंस में यहाँ बढ़ाना और दूसरी चीजों की तरफ आगे बढ़ना, क्या इनको सिरे से नकार दिया जाए? क्या ये कहा जाए कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है? राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है और ईमानदारी के साथ अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करनी है तो कमजोर राज्यों का विकास अगर नहीं सुनिश्चित आप करेंगे तो बिहार, हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदल पाएगी। मेरा ये मानना है, लंबे समय से रीजनल इम्बैलेंसेस को लेकर के इस देश में आंदोलन होते रहे हैं और आज भी अगर कोई आप समिट अगर इंडियन डायस्पोरा का आप गुजरात में करते हैं, मुझे लगता है इसके लिए माकूल जगह हो सकती थी बिहार या उड़ीसा जैसे राज्य हो सकते थे, जहां आप ऐसे आयोजनों के जरिए जो विदेशी जो निवेशक हैं और जो भारतीय मूल के जो अप्रवासी पूरी दुनिया में हैं, उनको बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में अगर आप लाएंगे तो निश्चित तौर पर इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कमजोर राज्यों की जो भूमिका है वो ज्यादा बेहतर तरीके से वो दिख पाएगी और कहीं न कहीं जीडीपी को बेहतर बनाने में कोशिश होनी चाहिए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, माफ कीजिएगा, आप लोग प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। राहुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सबका साथ सबका विकास आप नारा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये नारा क्यों नहीं पिछले राज्यों के साथ भी आपका लागू होता है? बदलाव की कोशिश की है, क्या इसे सिरे से खारिज कर दिया जाए कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही? राहुल जी, संक्षेप में। नहीं, ये तो पहले की सरकार की, ये मेरा राहुल मेहरा से सवाल है। और एफडीआई के राहुल मेहरा जी, यूपीए की सरकार की जो नीतियां थी आज कमोबेश उसी दिशा में फिर से ये सरकार दिख रही है। ये भाई साहब, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, आप तो बस अपनी रेलगाड़ी चलाए जा रहे हैं। बोलिए राहुल जी। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा उसका ये कोई नहीं नकार सकता। मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए, इसको कोई नहीं नकार सकता कि हाँ घोषणा हो रही है, हमें नहीं पता कि उसका क्या परिणाम आएगा या कभी आएगा भी या नहीं, पर हम आज की बात कर रहे हैं। अगर आप 4 महीने बाद बात करेंगे तो 4 महीने बाद के आंकड़े आपके सामने रखेंगे और उस पर एक डिबेट कर सकते हैं। आज तक जो इन्होंने करा है वो प्रधानमंत्री ने आज अपना मान ही लिया है कि वो हाइप है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। 95% जो है वो डिस्काउंट है, 5% उसमें आप मान सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों को अमली जामा पहनाना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।